नमस्ते। देखिए, दुनिया में ना पावर यानी शक्ति की अपनी एक अलग ही भाषा होती है, अपने नियम होते हैं। और रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर इसी बारे में है। ये काफी चर्चित और हाँ, काफी विवादास्पद किताब भी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इसके कुछ खास नियमों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पावर डायनामिक्स काम कैसे करती हैं। एक बात साफ कर दूं, हमारा मकसद इन तरीकों को अपनाना नहीं है, बल्कि सिर्फ उन्हें समझना है, ताकि हम अपने आसपास की दुनिया को और बेहतर तरीके से देख पाएं। और ये जो लाइन है ना, दुनिया में पावर सबको चाहिए, लेकिन उसे पाना और संभालना एक आर्ट है। यही इस किताब का सेंट्रल आइडिया है। मतलब पावर सिर्फ पद या पैसे से नहीं मिलती। किताब के हिसाब से ये तो एक सामाजिक खेल है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये लाइन हमें उस सोच की तरफ ले जाती है जहां हर बातचीत, हर रिश्ता एक सोची समझी चाल, एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है। तो चलिए इस खेल को समझने की शुरुआत करते हैं। अब आगे हम जो नियम देखेंगे ना, वो असल में ऐतिहासिक घटनाओं और दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के व्यवहार को देखकर बनाए गए हैं। तो देखते हैं कि ये नियम आखिर कहते क्या हैं और असल जिंदगी में इनके मायने क्या हो सकते हैं। तो देखिए, इस विश्लेषण की शुरुआत होती है सबसे जरूरी चीज से, और वो है खुद पर काबू रखना, स्वयं पर नियंत्रण। इस किताब का तर्क सीधा सा है, बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने से पहले अपने शब्दों पर, अपनी भावनाओं पर और अपनी इमेज पर कंट्रोल करना ही पहला कदम है। यहाँ दो बहुत ही दिलचस्प नियम हैं। पहला है, अपने इरादे छिपाएं। इसके पीछे की सोच क्या है? सीधी सी बात है, अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि आपका अगला कदम क्या है, तो वो आपके खिलाफ तैयारी कैसे करेंगे, है ना? और दूसरा, हमेशा जरूरत से कम बोलें। जब कोई कम और नपा-तुला बोलता है तो सोचिए उसके हर शब्द का वजन कितना बढ़ जाता है। वो इंसान ज्यादा रहस्यमयी और शक्तिशाली नजर आता है। और फिर आता है नियम 5, जो कहता है कि सब कुछ प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। रेप्यूटेशन, ये पावर की नींव है। इसे बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन इसे टूटने में सिर्फ एक पल लगता है। इस किताब के हिसाब से अगर किसी की रेप्यूटेशन मजबूत नहीं है, तो बाकी सारे नियम बेकार हैं। क्यों? क्योंकि लोग किसी के साथ भी काम करने से पहले उसकी छवि को ही तो देखते हैं। अब बात करते हैं अपने आसपास के माहौल की। यहाँ दो कमाल की रणनीतियां हैं। नियम 10 कहता है, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। क्यों? क्योंकि भावनाएं, खासकर नेगेटिविटी, संक्रामक होती हैं। ऐसे लोग आपकी एनर्जी खींच लेते हैं, आपको नीचे ले आते हैं। और फिर है नियम 23, अपनी ताकतों को केंद्रित करें। मतलब 10 जगह हाथ पैर मारने से अच्छा है कि अपनी सारी एनर्जी लगाकर किसी एक स्किल में महारत हासिल कर ली जाए। ज्यादा असरदार होता है। तो ठीक है, खुद पर तो काबू पा लिया। अब अगला लेवल आता है दूसरों के साथ रिश्तों की राजनीति को समझना। चाहे वो बॉस हों, साथ काम करने वाले लोग हों या फिर कंपेटिटर्स, हर रिश्ते में पावर का एक खेल तो चल ही रहा होता है। और यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, दोस्त या दुश्मन, किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो प्रोफेशनल लाइफ में हम सबके सामने आता है। तो चलिए देखते हैं अगले कुछ नियम इसी मुश्किल सवाल पर किताब का, कह सकते हैं, काफी कठोर और स्ट्रेटेजिक नजरिया दिखाते हैं। यहाँ बात हो रही है ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को संभालने की। नियम 1 कहता है, कभी भी अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश न करें। क्यों? क्योंकि अगर आपका बॉस आपसे इनसिक्योर महसूस करेगा, तो वो आपके लिए खतरा बन सकता है। तो किताब के हिसाब से स्मार्ट रणनीति ये है कि उन्हें हमेशा ये महसूस कराओ कि कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है, भले ही असली आइडिया आपका क्यों ना हो। अच्छा, अब ये जो दो नियम हैं, ये शायद इस किताब के सबसे ज्यादा विवादास्पद नियमों में से हैं। पहला, दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें। किताब का मानना है कि दोस्ती में भावनाएं होती हैं और ये भावनाएं प्रोफेशनल फैसलों के आड़े आ सकती हैं। और दूसरा, दोस्त बनकर रहो, जासूस की तरह काम करो। ये कहता है कि अपने कंपीटिटर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करना एक जरूरी कौशल है और इसके लिए दोस्त जैसा दिखावा भी करना पड़ सकता है। ये पावर के खेल का बहुत ही ठंडा और हिसाब किताब वाला पहलू है। ये दोनों नियम एक साथ देखने में थोड़े अजीब लग सकते हैं, है ना? एक तरफ नियम 16 कहता है, अनुपस्थिति का उपयोग करें, यानी थोड़ा दूर रहकर अपनी कीमत बढ़ाओ। सिंपल सी बात है, जिस चीज की कमी होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ नियम 18 कहता है कि खुद को अलग थलग ना करें, क्योंकि एक मजबूत नेटवर्क के बिना कोई भी कमजोर हो सकता है। तो असली कला क्या है? असली कला ये जानने में है कि कब सामने रहना है और कब थोड़ा पीछे हट जाना है।
यहाँ जोर दिया गया है सोशल इंटेलिजेंस पर। नियम 19 कहता है कि ये जानना जरूरी है कि आप डील किसके साथ कर रहे हैं। मतलब सबके लिए एक ही फॉर्मूला काम नहीं करता। लोगों को समझना और उनके हिसाब से अपना बर्ताव बदलना जरूरी है। और नियम 20 सलाह देता है कि किसी के प्रति प्रतिबद्ध न हो। सोचिए, ऑफिस पॉलिटिक्स में किसी एक ग्रुप का हिस्सा बनने से आप दूसरे ग्रुप के दुश्मन बन जाते हैं, जबकि न्यूट्रल रहने वाला इंसान एक शक्तिशाली पोजीशन में होता है और दोनों तरफ से फायदा उठा सकता है। तो अब तक हमने बात की खुद को संभालने और रिश्तों को समझने की। अब हम आते हैं उस स्टेज पर जहां बात सिर्फ रिएक्शन देने की नहीं है, बल्कि प्रोएक्टिवली अपना प्रभाव बनाने की है। ये वो नियम हैं जो बताते हैं कि कैसे सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। यहाँ प्रभाव बनाने के लिए एक तरह से 2 कदम बताए गए हैं। पहला कदम नियम 7, दूसरों से काम करवाएं। एक लीडर का काम सब कुछ खुद करना नहीं होता, बल्कि सही दिशा देना होता है। और किताब के हिसाब से उनके काम का क्रेडिट लेना आपको कुशल दिखाता है। दूसरा कदम नियम 9, अपने कामों से जीते, बहस से नहीं। क्योंकि बहस करने से सिर्फ बातें बनती हैं, जबकि असल नतीजे वो हकीकत को बदल देते हैं। किसी को कुछ साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है रिजल्ट्स दिखाना। इन तीनों नियमों का लक्ष्य एक ही है, खुद को इतना मूल्यवान बनाना कि लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएं। पहला कदम, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। जब तक लोग आपको नोटिस ही नहीं करेंगे, बात आगे कैसे बढ़ेगी। फिर दूसरा कदम, दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर करें। मतलब ऐसी डिमांड पैदा करो कि लोग आपको ढूंढते हुए आएं। और आखिर में सबसे जरूरी, लोगों को खुद पर निर्भर रखना सीखें। कोई ऐसी स्किल सीखो जो बहुत कम लोगों के पास हो, ताकि आपकी जरूरत हमेशा बनी रहे। और ये नियम मानव स्वभाव के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर टिका है। नियम 13 कहता है कि लोगों के स्वार्थ के लिए अपील करें। देखिए, किताब का मानना है कि लोग दया या वफादारी से कहीं ज्यादा अपने फायदे के लिए काम करते हैं। तो अगर किसी से कोई मदद चाहिए, तो उन्हें ये मत बताइए कि इससे आपका क्या फायदा होगा, बल्कि उन्हें ये दिखाइए कि इसमें उनके लिए क्या है। ये स्लाइड दिखाती है कि पावर की रणनीतियां कितनी अलग-अलग हो सकती हैं। कभी-कभी नियम 15 की तरह अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचलना जरूरी होता है, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना। तो कभी-कभी नियम 22 की तरह एक छोटी सी हार मान लेना एक लंबी जीत की तैयारी हो सकता है। और कई बार नियम 21 की तरह खुद को थोड़ा नासमझ या कमजोर दिखाकर आप अपने सामने वाले को बेफिक्र कर सकते हैं और फिर उन्हें सरप्राइज कर सकते हैं। देखिए, पावर का खेल हमेशा बड़े और जाहिर कदमों का नहीं होता। कभी कभी ये बहुत सूक्ष्म होता है। जैसे नियम 12, चयनात्मक ईमानदारी। मतलब कभी कभी थोड़ी सी ईमानदारी दिखाकर आप किसी का बहुत बड़ा भरोसा जीत सकते हैं, जिसका इस्तेमाल बाद में हो सकता है। और नियम 17, अप्रत्याशितता। मतलब अगर आपके अगले कदम का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, तो लोग हमेशा थोड़ी डरे रहेंगे और कंट्रोल हमेशा आपके पास रहेगा। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? आखिर पावर का असली नियम है क्या? किताब के मुताबिक असली नियम बस ये समझना है कि ये सब एक खेल है, और इस खेल को इग्नोर करने का ऑप्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये हर जगह हर वक्त खेला जा रहा है, चाहे हम इसमें हिस्सा लेना चाहें या ना चाहें। इस किताब का संदेश सीधा सा है, इन नियमों की समझ किसी को भी एक बेहतर खिलाड़ी बना सकती है। ये न सिर्फ अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकती है, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी, ये दूसरों की चालों को पहचानने और उनसे खुद को बचाने में भी मदद करती है। और इसी एक दमदार विचार के साथ हम इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। पावर मिलती नहीं, बनानी पड़ती है। इस किताब का मूल दर्शन यही है। पावर इंतजार करने वालों के पास नहीं आती, इसे सोच समझकर हर कदम पर बड़ी होशियारी से बनाना पड़ता है। और इन नियमों को जानना हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमारे आसपास शक्ति का ये खेल आखिर खेला कैसे जा रहा है।